हेलो। जी सर। जी सर। अच्छा, कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? सर वो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव कर लिए थे। सर पेज नंबर 16 से स्टार्ट करना है। यही है ना? जी सर। मैथमेटिकल थ्योरम में ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है f, आगे आपके पास वेरिएबल्स हैं x y z, ये 3 वेरिएबल्स हैं। तो मैथमेटिकल थ्योरम हमें ये कहता है कि आप कोई भी वेरिएबल बाहर ले लें कि x इज इक्वल टू फंक्शन वैसे ही लिखा रहने दें y z, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x y z, ठीक है। और फिर जब आप y बाहर लेंगे तो फिर अंदर आपके पास क्या बच जाएगा zx, और जब आप z बाहर लेंगे तो फिर अंदर आपके क्या बच जाएगा xy, ठीक है। अब इस चीज को लेके ये कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ये जो थ्योरम है ना, ये तो मतलब हम लोग वेरिएबल्स लिख रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड है। इनफैक्ट गैसेस में क्योंकि ये हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का कोर्स कर रहे हैं, तो गैसेस में एक्स वाई जेड प्रॉपर्टीज नहीं है गैसेस की। ये तो हम डायरेक्शंस कह लें, कोऑर्डिनेट्स कह लें, वहां पे हम यूज कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड इनफैक्ट यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल्स ली हैं, जहाँ पे हम इन वेरिएबल्स को यूज करके एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। बाद में यही जो एक्स वाई जेड है ना, जो गैसेस के पैरामीटर, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इस तरह की जो चीजें हैं हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। यानी एक्स की जगह हम गैस का कोई और पैरामीटर ले लेंगे जो वाई का है, वाई की जगह कोई और गैस का पैरामीटर ले लेंगे, और इसी तरह से जेड की जगह कोई और पैरामीटर ले लेंगे। बात करने का मकसद ये है कि जो आपके पास एक्स वाई जेड है, ये सिर्फ वेरिएबल्स हैं, दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज के लिए हम एग्जैक्ट, जब हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा ना, तो उस फार्मूले को जो हम गैसेस के पैरामीटर है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो आगे पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हम इक्वेशन पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हम इसको dx की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल x ओवर पार्शियल y, ठीक है। और z कांस्टेंट है। ये पीछे भी हमने पढ़ा कि जो हम ब्रैकेट्स के साथ इस तरह से सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, उसका मतलब होता है कांस्टेंट। अब चूंकि हम वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर हम यहाँ पे dy लिख देंगे, फिर प्लस पार्शियल x ओवर पार्शियल z। अब चूंकि हमने ये x, यानी हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y और z, ठीक है। और फिर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z और x। तो अगर हम इसको देखेंगे, एलिमिनेटिंग dy from equation 1.19 and 1.20 and collecting coefficients of dx and dz we get। अब इन दो इक्वेशंस को देखें। इन दो इक्वेशंस में हम लोग ये करते हैं कि जो dy लिखा हुआ है ना, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है जहाँ पे ये dy लिखा हुआ है, नीचे इस dy की ये हमने dy को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का क्या मतलब है कि वो हमें दिखाई ना दे, हम उसकी जगह वैल्यू को उसकी पुट कर दें, हमें dy कहीं नजर ना आए, ठीक है। तो उसकी जगह फिर हम क्या करेंगे कि ये जो dy लिखा हुआ है ना, dy की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, तो dy की जगह ये वाली उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। ये देखें, dx वैसे का वैसे, पार्शियल x ओवर पार्शियल y z वैसे आ गया, और ये जो dy लिखा हुआ है, dy की वैल्यू जो है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दी है, ठीक है। उसके बाद प्लस जो अगले वाली टर्म है वो हमने वैसे की वैसे ही लिख दी है। सही हो गया।
अब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज इस तरह से करना है कि जो डी वाई था वो तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, डी वाई हमें इक्वेशन में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ओके, देन वी हैव टू वेरिएबल्स, वी हैव डी एक्स एंड डी जेड, यानी डी वाई तो हमने एलिमिनेट कर दिया ना, एज वी रिटन अबव कि वी एलिमिनेटेड द डी वाई, सो नाउ वी हैव टू टर्म्स ओनली, डी जेड एंड डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि we should separate variables dx and dz from both sides। तो अब जहां जहां पे आपके पास dx लिखा हुआ है उन इक्वेशंस को आप लोग एक साइड पे शिफ्ट कर दें, जहां जहां पे आपके पास dz लिखा हुआ है उन इक्वेशंस को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। अब इन्होंने क्या किया बुक वाले ने कि ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी है ना, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। यहाँ पे दो स्टेप्स आप लोगों को और करने पड़ेंगे। क्या भला, पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इतनी टर्म आपके पास dz आ जाएगा, और फिर जो ये वाली टर्म है ये dx के साथ भी आएगी, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे कि dx इसी साइड पे खड़ा रहेगा, माइनस ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होके इसके साथ इस साइड पे चली जाएगी, यानी आ जाएगी dx माइनस पार्शियल x ओवर पार्शियल yz और फिर पार्शियल y ओवर पार्शियल x, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, दोनों में से dx को कॉमन ले लेंगे, तो फिर इस dx की जगह 1 आ जाएगा माइनस ये वाली टर्म उसमें। इसी तरह से फिर आप लोग क्या करेंगे कि dz में आपके पास ये वाली दो टर्म्स हैं, क्योंकि ये टर्म तो dx की है ना, तो यहाँ से आप dz कॉमन लेंगे तो आपके पास ये वाली दो टर्म्स बचेंगी, साथ ये वाली टर्म, ठीक है। तो फिर जाके आपके पास इक्वेशन 1.21 बन जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब जाहिर सी बात है पहले हमने y को ख़त्म किया, फिर हमारे पास दो वेरिएबल्स रह गए x और y, और अब जाहिर सी बात है हमें इन दोनों को इकट्ठा लेके नहीं चल सकता है, हमने बारी बारी इनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है कि जो आपके पास इक्वेशन 1.21 बनी हुई है ना, इसमें आप पहले ये करें कि आप पहले z को कांस्टेंट कंसीडर कर लें। जब आप z को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमें पता है कि जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं उसका आंसर 0 होता है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर dz का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। जब dz की वैल्यू 0 आएगी तो फिर हम इस पूरी इक्वेशन तो हमारे पास जो राइट साइड पे जो सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो फिर ये वाली टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसको हम सॉल्व करके करेंगे। फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम x को कांस्टेंट ले लेंगे। जब x को कांस्टेंट ले लेंगे तो फिर ये वाली टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी। फिर हम इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पहले तो हमने z को किया है, इसको देख लें, इसको हम करते जाएंगे तो फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा ना वो ये पार्शियल x ओवर पार्शियल yz, क्योंकि z को हमने कांस्टेंट लिया है तो हमारे पास ये इक्वेशन 1.22 बन जाएगी। फिर ऊपर जैसा कि मैंने आपको कहा अगले स्टेप में हम लोग x को कांस्टेंट लेंगे। जब x को कांस्टेंट लेंगे तो फिर आपके पास जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स है ना इक्वेशन 1.21 में, वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। तो फिर आप इसको रीअरेंज करके आप लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू कि इसको अरेंज किया, डेफिनेटली dz डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि dz को हमने कांस्टेंट नहीं लिया। तो फिर अगर dz डज नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, जैसे हम लोग कहते हैं x y इज इक्वल टू 0, हम ये कंडीशन लगा दें कि x डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x इज नॉट अ कांस्टेंट, यानी dx अगर हम लिखें तो फिर डेफिनेटली y शुड बी इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो ये वाली टर्म है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि dz को हम 0 के इक्वल पुट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमने z को कांस्टेंट नहीं लिया। अगर z कोई कांस्टेंट नंबर होता तो फिर हम डेफिनेटली इसको 0 लिख लेते। अब चूंकि ये कांस्टेंट नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता, कोई एक तो 0 होना है, तो फिर उसके जो साथ वाली टर्म है वो वाली हमने 0 लिखी। इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगेन अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं,
मतलब वहाँ से आप पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल उसकी वैल्यू पुट कर दें, या इसी को भी आप रीअरेंज कर सकते हैं, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। दोबारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल ये टर्म आ जाएगी। अब यही हम जो थ्योरम कर रहे थे, शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था कि जो एक्स वाई जेड है, दीज आर नॉट द पैरामीटर्स फॉर गैसेस। गैसेस के लिए तो हमारे पास यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है। तो जहां जहां पे हमने ऊपर एक्स वाई जेड लिखा था ना, एक्स की जगह आप प्रेशर कर दें, वाई की जगह आप वॉल्यूम कर दें, और जेड की जगह आप टेम्परेचर कर दें। उसी तरह से जो आपके पास इक्वेशंस बनी है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह, तो आपके पास ये वाली दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब ये थ्योरम हमें बताता है कि जब आप पार्शियल का प्रेशर का वॉल्यूम के हिसाब से डेरिवेटिव लें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम का टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव लें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, फिर टेम्परेचर का प्रेशर के हिसाब से डेरिवेटिव लें और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, और फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -1 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। क्या असल में हम ये निकालना चाह रहे थे। इस तरह से ये प्रॉब्लम है, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी है। जाहिर सी बात है, जब हम गैसेस की बात करें तो वो एक्सपैंड भी होती हैं और कंप्रेस भी होती हैं। तो expansion of substance on heating is called thermal expansion. Thermal expansion of solids is of three types, namely linear, superficial expansion and volume. ठीक है, we shall consider volume expansion only. In case of thermal expansion of solids, the effective pressure is negligible. ठीक है, तो coefficient of volume, अगर हम इसको करें, it is defined as the fractional increase in volume of a body per कॉलम पर सी राइज इन टेम्परेचर, यानी सेंटीग्रेड में राइज इन टेम्परेचर। इट इज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेड बाय कि जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है क्यूबिकल एक्सपेंशन के अंदर, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/dt यानी चेंज इन टेम्परेचर, और dv बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इज नेग्लिजिबल, we treat pressure constant and put the above relation in the form। यानी प्रेशर का नहीं होता इतना, तो फिर हम इसको 1/v हम बाहर निकाल देंगे वॉल्यूम, और इसको हम d पार्शियल v और पार्शियल t, और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। It is positive for substances which expand on heating and negative for substances which contract on heating। ठीक है, यानी जो नेगेटिव का साइन है, it is not representing the direction, it is just representing the कि अगर पॉजिटिव है तो फिर एक्सपेंशन हो रही है, अगर साइज रिड्यूस हो रहा है तो फिर हम नेगेटिव का साइन पुट करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल, इट इज नेगेटिव फॉर वाटर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट पॉजिटिव अबव, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी हम जो टेम्परेचर का, सिंस द गैस कैन बी हीटेड either at constant volume or at constant pressure, we come across two types of coefficients of example defined by। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर हम गैसेस को आइदर या तो हम वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं, या फिर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं, तो फिर इन दोनों कंडीशंस पे हम लोग दो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। एक दफ़ा हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के कर लेते हैं, गैमा 1/p, और फिर हम इसको वॉल्यूम पे करके फिर गैमा 1/, इधर 1/v आ जाएगा और इधर 1/p आ जाएगा। इस कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रेशर कोएफिशिएंट for real gases. Both gamma p and gamma v are each equal to 1/27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये कंप्रेसिबिलिटी की उसी तरह से इक्वेशंस हैं आप लोगों के पास, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद ये प्रॉब्लम है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, और आई थिंक सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। तो अभी हमने जितनी बातें डिस्कस की हैं ना, जितने हमने ये टॉपिक्स किए हैं, आप लोग इसको हाथ से पेजेस के ऊपर लिखें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम
देन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। ठीक है, आप लोगों के पास 15 to 20 मिनट्स है। आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्लास। सर रिपीट कीजिएगा एक दफा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने जो स्टार्ट किया था ना, हमने एक थ्योरम से स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके एंड तक आप जल्दी जल्दी करके देखें। अभी हमारे पास टाइम है 20-25 मिनट्स, तो 20-25 मिनट में आप इसको रिवाइज करें जितना हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, फिर अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ओके, क्लियर हुआ क्या कहा है मैंने? यस सर। हाँ जी, तो करें, आप लोगों के पास 20-25 मिनट है, रिवाइज करें चीज़ों को।